कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गरीब बना करोड़पति। एक पिटोर नाम का गांव था। उस गांव में मोहन नाम का गरीब मजदूर अपने छोटे परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, बड़ी बेटी और एक छोटा लड़का था। अपने परिवार को चलाने के लिए मोहन को गांव में जो भी काम मिलता उसे वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। मोहन की कई पीढ़ियों ने मजदूरी करके जो 4 बीघा जमीन कमाई थी वो भी साहूकार ने अपने दिए हुए कर्ज के कारण मोहन के पिताजी से हथिया ली थी। मोहन के माता पिता सब गुजर गए थे। अब मोहन के पास मजदूरी के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। आज तो खाने का हो जाएगा, लेकिन कल का क्या? अरे भाग्यवान, फिक्र मत करो, आज अपने काम का पैसा जरूर मिल जाएगा और नया काम भी मिल जाएगा। आज जमींदार से पैसे मिलते ही बाजार जाकर मैं किराना खरीद लाता हूँ। फिर मोहन पुराने काम के पैसे मांगने और नया काम ढूंढने घर से निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उसे अपने पहचान के कुछ लोग मिल जाते हैं। अरे भाई मोहन, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? जा रहा होगा जमींदार के पास अपना पुराना हिसाब मांगने, और जमींदार इसे हर रोज की तरह कहेगा, भाई आज नहीं कल फिर आना। लगाते रहना भाई चक्कर पे चक्कर, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा जमींदार के पास, ना पैसा ना ही काम। वैसे काम मिल भी गया तो पुराना हिसाब देकर आज का बाकी रखेगा वो जमींदार। इससे अच्छा तो साहूकार है भाई, आज का पैसा आज ही देगा और ऊपर से विदेशी शराब भी पिलाएगा। मत लो मेरे सामने उस साहूकार का नाम। अरे अपनी खुद की ही जमीन पर हम मजदूर की तरह और कितने दिन काम करेंगे, और वो हमें मजदूरी देकर खुद ही हमारे जमीन पर हजारों की कमाई करेगा। जरा सोचो कि हम उससे अपनी जमीन कैसे छुड़ाए। कुछ नया सोचो भाई। अच्छा, तो तू क्या नया कर रहा है भाई? और तू जो काम करता है उसका तो तुझे पैसा भी समय पे नहीं मिलता। आया हमें नई सोच सिखाने। अरे मेरे भाइयों, जरा मेरी बात ठीक से तो समझो। वो साहूकार आपको नकली शराब पिला पिला कर बीमार करके एक दिन तुम्हारी बची हुई जमीन भी हथिया लेगा, फिर तब कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। छोड़ो भाई, ये तो गधा है, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। ये तो उल्टा हमें ही माए बाप साहूकार के खिलाफ भड़काऊ पट्टी पड़ा रहा है। किसी को भला काम बताओ तो वो सामने वाला को ही बुरा और कम समझने लगता है और दूसरे को ही ध्यान की बातें सुनाने लगता है। चलो भाई चलो, हम काम पे चलते हैं, नहीं तो साहूकार गुस्सा हो जाएगा। हाँ भाई चलो चलो, छोड़ो इसे समझाना। तो फिर इस तरह से आपस में बातें करके वो तीनों अपने रास्ते चले जाते हैं और मोहन अपने रास्ते निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में मोहन सोचने लगता है कि ये बात तो सच है कि जमींदार वक्त पे अपनी मजदूरी की कमाई तो कभी देता नहीं, और कभी देता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा देके दोबारा उसी के यहाँ ही काम पर आने के लिए बांधे रखता है। नहीं आए तो पैसा देने में बहुत देरी करता है। इसीलिए जमींदार अपनी मजदूरी की पूरी कमाई कभी एक साथ देता नहीं। इसी वजह से मोहन जमींदार से बहुत ही नाराज था और कुछ नई सोच आजमाने की सोच रहा था। कुछ नया सोचना होगा, लेकिन सोचे भी तो क्या और करे भी तो क्या? जो काम अपना खुद का हो, जहाँ से हर रोज नगद पैसा मिले, अपना घर चले, बड़ी बेटी की पढ़ाई भी अच्छे से शुरू हो जाए। इस तरह नई सोच में चलते चलते वो जमींदार के घर के सामने आ जाता है और घर के आंगन में खड़ा होकर आवाज लगाता है, जमींदार साहब, माई बाप, क्या आप घर पर हो? हाँ। अरे मोहन, आ गए तुम? बड़ी बड़ी मूंछों वाला जमींदार अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है और आंगन में खड़े हुए बैलों की तरफ देखकर मोहन से बोलता है, अरे आओ आओ मोहन, तुम्हारा ही इंतजार था। आज माडू बाजार जाना है, ये अपने पुराने बैल बेचने। माई बाप, क्या नई जोड़ी खरीदना है? अरे नहीं मोहन, अब इस बार नया ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। नया ट्रैक्टर? अरे हाँ मोहन, नया ट्रैक्टर। अब ये बैल पालना हमें जमता नहीं, उन्हें खिलाओ पिलाओ और काम के वक्त आदमी बुलाओ, अब ये हमसे नहीं होता। एक बार ट्रैक्टर ले लिया तो चाबी लगा के काम चलाओ, वो हमें आसान लगता है। जी माई बाप, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नई सोच जैसी। जमींदार तो अपनी मोटर गाड़ी को किक मार के माडू बाजार की ओर निकल लेते हैं और मोहन यहाँ बैलों को अपने साथ लेकर पैदल ही माडू बाजार की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में फिर मोहन को नई सोच सताने लगती है और अपने साथ चल रहे बैलों से बड़बड़ाने लगता है। हमेशा लोग बोलते हैं कि कैसा कलयुग आ गया है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब। मुझे तो लगता है कि सब गलत है।
उनकी सोच ही गलत है। जमाने के साथ नई सोच अपनाते ही नहीं और अपनी नाकामयाबी की वजह से समाज में और अधिक गलत सोच फैलाते जाते हैं। अब जिस तरह जमींदार ने अपने फायदे के लिए नई सोच अपनाई, उसी तरह मुझे भी अपनी तरक्की के लिए कोई नई सोच अपनानी पड़ेगी। इसी सोच में मोहन माड़ू बाजार आ पहुंचता है। वहाँ बैलों के साथ गाय, बकरी, गधा, मुर्गी और अन्य प्राणी भी बेचने के लिए थे और उन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भी अधिक थी। उसी भीड़ में मोहन अपने जमींदार साहब को ढूंढने लगा। उतने में ही भीड़ में से एक आवाज आती है, अरे मोहन, यहाँ अपने दाई ओर देखो, आया मालिक। जमींदार और व्यापारी बातचीत करते रहते हैं। नहीं नहीं काशी सेठ, ये दाम तो बहुत कम हो गया। आप बैल तो देखो कितने हट्टे कट्टे हैं। आप बेचोगे तो ज्यादा ही दाम में जाएंगे। जमींदार बाबू जाएंगे तो जरूर, लेकिन हम भी तो कमाने बैठे हैं। जरा हमारा भी तो सोचो। गांव गांव में जाके बसेरा करना पड़ता है। कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन बैल देखकर 2 बढ़ा के देता हूँ। अब इससे आगे एक आना भी ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है काशी सेठ, मुझे सौदा मंजूर है। अपने दावन में बैल बांध लो और मुझे नगद रोकड़ा दे दो। आज नया ट्रैक्टर खरीदना है। काशी सेठ बैल जोड़ी के पैसे जमींदार को दे देता है। पैसा लेकर जमींदार बड़ा ही खुश हो जाता है। फिर जमींदार मोहन को कुछ पैसे देकर दावन में बैल बांधने को कहता है। फिर जमींदार वहाँ से निकल जाता है। मोहन दावन में बैल बांधकर काशी सेठ को सलाम करने चला जाता है। सलाम काशी सेठ, मैंने बैल दावन में बांध दिए हैं। अच्छा, ठीक से बांधा है ना? हाँ, एकदम पक्का बांधा है सेठ। इनमें से कौन सा बैल मारता है? कोई भी नहीं, दोनों भी गरीब है और काम में भी बढ़िया है। अरे वाह, फिर तो अच्छा है। ये लो 10 रुपया इनाम के तौर पर। नहीं नहीं सेठ, मुझे बस अपने काम का ही पैसा चाहिए, और इस काम का पैसा तो मुझे जमींदार साहब ने पहले ही दे दिया है। आपको कुछ देना है तो मुझे नया काम दो सेठ। नया काम तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये 10 रुपये अभी ले लो। कुछ नया काम मिल जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। फिर मोहन काशी सेठ से 10 रुपये लेके बाजार घूमने निकल पड़ता है। बाजार घूमते घूमते मोहन को एक परेशान आदमी मिल जाता है। उसका नाम था अकबर दादा, और मोहन उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछने लगता है। क्या हुआ दादा, आप इतने परेशान क्यों हो? अरे खबर ही ऐसे मिली है भाई, जो मेरे मुर्गे लाने वाली गाड़ी थी वो रास्ते में खराब हो गई है, और आज बाजार का पहला दिन है। मुर्गियाँ वक्त पर नहीं आई तो बाजार की यह जगह भी हाथ से चली जाएगी, और मैं जगह भी तो छोड़ नहीं सकता। मोहन इस अवसर का लाभ उठाता है और अकबर दादा को भरोसा देकर कहता है, आप परेशान मत हो दादा, मैं आपकी मुर्गियाँ ला के देता हूँ। बस आप कुछ पहचान दे दो ताकि आपकी मुर्गियाँ मैं ला सकूँ। फिर अकबर दादा मोहन को अपने हाथ की अंगूठी देकर कहते हैं, ये लो, मुराद नाम है मेरे भाई का। वो तुम्हें बेला गांव के रास्ते में मिल जाएगा। उसे ये निशानी दिखा देना, वो समझ जाएगा। निशानी लेके मोहन वहाँ से निकल पड़ता है और काशी सेठ के पास आ जाता है। उनको वही 10 रुपये वापस करके कुछ समय के लिए गधा भाड़े से मांग लेता है। काशी सेठ मोहन को पहचानते थे, इसीलिए वो उसे गधा भाड़े पे दे देते हैं। फिर मोहन गधा लेके बेला गांव की ओर निकल पड़ता है। बहुत दूर आने के बाद उसे एक मुर्गी की बंद गाड़ी दिखाई देती है। मुराद गाड़ी को ठीक करने में लगा हुआ होता है और मोहन उसके पास जाके बोलता है, क्यों मुराद भाई, आज के दिन गाड़ी ठीक होगी या नहीं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? अजनबी आदमी को अपना नाम लेके बुलाने पर मुराद थोड़ा चौंक जाता है, और फिर मोहन उसे अकबर दादा ने दी हुई निशानी देकर सब बात बता देता है और कहता है, वहाँ आपके बड़े भाई परेशान हैं, मुझे जल्दी मुर्गियाँ लाने के लिए आपके पास भेजा है। फिर मुराद पूरी बात समझकर मुर्गियों की कुछ टोकरियां मोहन के लाए गधे पर लाद देता है। मोहन वो मुर्गियां बाजार में अकबर दादा के पास लेके आता है। इसी तरह मोहन 4 चक्कर लगा के सारी मुर्गियों की टोकरियां बाजार में लेके आता है। अकबर दादा मोहन की मेहनत और ईमानदारी देखकर खुशी से मोहन को 150 रुपये दे देते हैं। मोहन वो 150 रुपये लेके अपने गधे के साथ वहाँ से निकल पड़ता है, और यहाँ काशी सेठ थोड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि हमेशा जानवरों को चारा लाने वाली ट्रक इस बार बहुत ही महंगा चारा बेच रही थी, और काशी सेठ पर आमदनी शुरू होने से पहले ही खर्चा रुपया करने की बारी आ गई थी। फिर उतने में मोहन वहाँ आ जाता है। मोहन को पूरी बात पता चल जाती है कि इस बार जानवरों के चारे की कीमत बाजार में बढ़ गई है, और काशी सेठ को उनका गधा वापस करते समय मोहन कहता है, सेठ आप परेशान मत हो, मैं आपके सारे जानवरों का चारा अकेला ही कम दाम में ला कर दूंगा। अरे भाई, 50 से भी ज्यादा जानवर हैं, उन सबका चारा कैसे ला पाओगे? बाजार तो आज से ही शुरू हुआ है, अभी 1 महीना और चलेगा।
बस आप मुझे आपके और 3 गधे भाड़े पे दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन हर दिन चारा लाने का कितना लोगे भाई, और वो भी महीना भर? आप बताओ कितना दोगे? पूरे जानवरों का एक दिन का ट्रक वाले 1700 रुपये मांग रहे हैं। मैं तुम्हें प्रतिदिन का 700 रुपये दे सकता हूँ, मगर तुम सारे जानवरों का चारा दिन भर में ला सके तो। मुझे सौदा मंजूर है सेठ। तो कल से काम शुरू कर दो और ये 3 गधे अपने साथ रखो, चाहे तो इनका भाड़ा भी मत दो। फिर मोहन बड़ी ही उम्मीद से वहाँ से 4 गधे अपने साथ लेके अपने गांव वापस आ जाता है। दुकान से नगद सामान खरीद के मोहन अपने घर आ जाता है। मोहन की बीवी मंगल और बच्चे उन गधों को देखकर हैरान हो जाते हैं और मोहन को तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। बाबा, क्या ये गधे अपने हैं? आपने इन्हें कहाँ से खरीदा बाबा? अब कौन सा नया व्यापार शुरू करने वाले हो आप? सौतेले भाई। एक समय की बात है, रामगढ़ नाम के गांव में राधा और शिवा नाम का एक प्यारा सा नौजवान जोड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। वो रहते थे दूर दूर तक फैले हरे हरे पहाड़ियों के बीच, जिसका अंत होता था एक विशाल महाकाय पहाड़ी से। ऐसा लगता था जैसे वो पहाड़ी दमकते सूर्य को छू रही है। वाह, कितना अद्भुत नज़ारा है ना शिवा। ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ी सूरज को छू कर आ रही है और चमकते हुए सारी दुनिया को बताना चाहती है कि वो मैं ही दुनिया में एक अकेली हूँ जिसने सूरज को छुआ है। हाँ प्रिय, सच में बहुत अद्भुत नज़ारा है। शायद ही कोई किस्मत वाले हो जो इस नज़ारे को जिंदगी में देख सके, और हमें खुश होना चाहिए कि हम उन किस्मत वालों में से एक है। हाँ, बेशक। चलो अब थोड़ा काम कर लेते हैं। राधा और शिवा आरामदेह जिंदगी में बहुत खुश थे। दोनों मिलकर खेती में अनाज उगाते, अपने जानवरों की देखभाल करते और अपना घर चलाते। शिवा पेशे से एक जमींदार था। वो बाकी जमींदारों की तरह लालची नहीं था, हमेशा अपने किसान भाइयों की मदद करता। सारे गांव वाले शिवा की दरिया दिली के बारे में जानते थे। शिवा अपने घर आए किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं भेजता था। ऐसे ही एक दिन शिवा दर्शन करने मंदिर गया। आओ बेटा, 3-4 दिन से तुम मंदिर नहीं आए। घर में सब कुछ कुशल मंगल है ना? हाँ बाबा, भोलेनाथ की कृपा से सब कुशल मंगल है। व्यापार के चलते थोड़ा बाहर गया था, इसलिए मंदिर आना नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है। ये लो बेटा प्रसाद। ये प्रसाद मेरी बेटी राधा को देना, तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। शिवा मुस्कुराते हुए वो प्रसाद बाबा से लेता है और घर आता है। वो राधा को पुजारी बाबा ने बताई बातें बताता है। राधा वो प्रसाद ग्रहण करती है। दोनों अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। राधा एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। शिवा बहुत खुश होता है। उसके साथ साथ सारे गांव वाले भी उसकी खुशी में शामिल होते हैं। शिवा अपने बेटे का नाम रुद्र रखता है। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। रुद्र अब 3 साल का हो गया था। तभी अचानक राधा बहुत बीमार पड़ गई। शिवा ने हर संभव इलाज किया, लेकिन राधा एक दिन चल बसी। सब लोग बहुत दुखी थे। शिवा तो किसी से बात भी नहीं करता था। वो बस घाटों के मंदिरों के सीढ़ियों पर जाकर बैठा रहता। देखो बेटा, तुम उदास और मायूस मत होना। हमारी राधा ने तो हमें अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। शायद ही उसकी कमी कोई भर पाए। पर बेटा, तुम्हें इस नन्हे रुद्र के बारे में सोचना चाहिए। उसे माँ की जरूरत है बेटा। उसके लिए तुम दूसरी शादी कर लो। शिवा अपने बेटे रुद्र के लिए पासी के गांव के जमींदार की लड़की मानसी से दूसरी शादी कर लेता है। मानसी रुद्र से बहुत प्यार करती थी। वो उसका अपने बेटे जैसा ख्याल रखती थी। शिवा भी अब खुश रहने लगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। मानसी को भी एक लड़का होता है जिसका नाम भैरव रखा जाता है। मानसी अपने दोनों बेटों को समान प्यार करती थी। उसने कभी भी रुद्र और भैरव में भेद नहीं किया। ऐसे ही एक दिन शिवा मानसी से, मानसी, तुमने मेरी चिंता ही दूर कर दी। मुझे लगता था कि भैरव के आने के बाद तुम रुद्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दोगी, लेकिन तुम तो भैरव से भी ज्यादा रुद्र को प्यार करती हो, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती हो। अब चिंता मत करो, आखिर रुद्र इस घर का बड़ा है। मैं उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। जितना प्यार मैं भैरव से करती हूँ उतना ही रुद्र से। हाँ, मैं वो सब देख रहा हूँ। अब मुझे रुद्र की कोई चिंता नहीं। कुछ साल बीत जाते हैं। अब रुद्र और भैरव बड़े हो जाते हैं। रुद्र एक बहुत ही नेकदिल और ताकतवर नौजवान के रूप में निखर आता है। वो हमेशा सच्चाई का साथ देता था, गरीबों की मदद करता था, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। लोग भी रुद्र को बहुत प्यार करते थे। उसका छोटा भाई भैरव अपने बड़े भाई के हर आदेश का पालन करता।
लोग उन दोनों को राम और लक्ष्मण की जोड़ी कहा करते थे। अरे शिवा भाई, आपके दोनों बेटों को देखकर लगता है कि जैसे राम और लक्ष्मण है, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। लोगों की ऐसी बातें सुनकर शिवा का सीना चौड़ा हो जाता। उसे अपने बेटों पर और अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस होता। एक दिन शिवा मानसी से, मानसी, तुमने हमारे दोनों बेटों को जो संस्कार दिए हैं वो काबिले तारीफ है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सच में तुम एक बहुत अच्छी माँ हो। अजय, इसमें एहसान की क्या बात है? हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देना ये तो मेरा कर्तव्य है। अब ऐसा मत कहिए। अच्छा बाबा, आगे से ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने हमारे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मानसी, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अब हम हमारे बच्चों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दें और हम दोनों तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। अब बच्चे अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लायक हो गए हैं। जी, आपको जो सही लगे करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। रुद्र घर का बड़ा बेटा होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर सौंपने की बात शिवा और मानसी कर रहे थे, लेकिन उनका नौकर मदन ये सब बातें चुपके से सुन रहा था। और शिवा जाने के बाद वो मानसी से कहता है, मालकिन, मैं आपकी बहुत पहले से सेवा करते आ रहा हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ आपसे। अरे मदन, क्या हुआ है? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे कहने के लिए इतना डर रहे हो? तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। जो भी कहना है साफ साफ कहो, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप बड़े ही साफ और भोले दिल की हो मालकिन। आप हमेशा रुद्र बाबा को अपने सगे बेटे जैसा प्यार देती है और बड़े ही लाड़ प्यार से उनकी परवरिश करती है। लेकिन जब रुद्र बाबा के हाथ में सब आ जाएगा और जब उनकी शादी हो जाएगी, तो क्या उसके बाद रुद्र बाबा भैरव बाबा का ख्याल रख पाएंगे? भैरव बाबा पहले से ही रुद्र बाबा को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भैरव बाबा को पूरी जिंदगी भर उनके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। आखिर वो कौन सा भैरव बाबा का सगा भाई है तो सौतेला भाई ही। कब अपना रंग बदले क्या पता। सुनो मदन, आज पहली बार तुमने ऐसा कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। लेकिन आइंदा कभी भी रुद्र को और भैरव को सौतेला भाई मत कहना। मुझे मेरे रुद्र बेटे पर पूरा विश्वास है। वो कभी भी अपने छोटे भाई को अपने से अलग नहीं करेगा और ना ही उसका हक छीनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। चलो अब अपना काम करो। ठीक है मालकिन। दूसरे ही दिन शिवा और मानसी अपने दोनों बेटों को बुलाकर उन्हें सारी बातें बताते हैं और घर की सारी जिम्मेदारियां रुद्र के और भैरव के कंधों पर डालकर तीर्थ पर निकल जाते हैं। रुद्र भी अपने छोटे भाई भैरव का अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन इधर मदन के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मालकिन, आप बस देखते जाइए। आपके आने तक इन दोनों भाइयों को अलग नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी मदन नहीं। आपको तभी समझ आएगा। अब मदन को जैसे ही मौका मिलता भैरव को रुद्र के बारे में वो भड़काता। उसके मन में भैरव के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न करता। देखिए छोटे मालिक, देखिए कैसे आपका सौतेला भाई गरीबों में दान कर रहा है और इसके पीछे की सारी मेहनत तो आपकी ही है, लेकिन नाम होगा सिर्फ और सिर्फ रुद्र का। ऐसे ही चलता रहा तो लोग आपको भूल ही जाएंगे। कुछ करिए भैरव बाबा, कुछ करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी इन गरीबों की तरह दान की कतार में झुककर खड़ा रहना पड़े। आखिर है तो सौतेला ही भाई, कौन सा सगा भाई है जो आपकी इतनी परवाह करेगा? और अगर इतनी परवाह होती ही तो ये काम आपको न करने बोला होता। एक तरह से ये तो अभी से जमींदार होने की घोषणा कर रहा है। मदन ने रुद्र के प्रति भैरव के मन में बहुत जहर घोल दिया था। अब भैरव का बर्ताव बहुत बदल गया था। वो घर के कोई काम नहीं करता था, ना ही जमीनों की तरफ ध्यान देता। बस खा पीकर मदन के साथ अपने ही रूम में बैठा रहता। ये सब बात रुद्र को समझ आ गई कि भैरव को कुछ तो हुआ है। अरे भैरव, क्या हुआ मेरे भाई? तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है ना? 3-4 दिनों से तुम खेतों पर भी नहीं आ रहे। सब कुछ ठीक है ना? अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसे उदास मत रहा करो भाई। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी थकान सी लग रही थी इसलिए आराम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी लगे तो मुझे तुरंत बताओ, कोई झिझक मत रखो। हाँ भैया। भैरव सोच में पड़ता है कि उसके भैया तो उसका इतना ख्याल करते हैं, लेकिन वो ही उनके बारे में गलत सोच रहा है। तभी मदन वहां आता है। देखा देखा छोटे मालिक, तुम्हारी तो उन्हें चिंता ही नहीं है। बस खेतों पर उन्हें ना जाना पड़े इसीलिए आए थे पूछने। आपकी तो उन्हें जरा भी फिक्र नहीं है। और एक आप है, हमेशा बड़े भैया करते रहते हो। दिखा दिया ना आज सौतेलापन। मालिक, ये तो शुरुआत है,
आगे पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। मैं तो आपके साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। मालिक, अभी भी वक्त है। बड़े मालिक और मालकिन आने से पहले ही इस परिस्थिति को काबू में कर लेते हैं, वरना आगे जाके आपको पछताना पड़ेगा। बाद में मत बोलना कि मैंने आपको बताया नहीं। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो, थोड़ा साफ साफ कहो। मदन भैरव को रुद्र को रास्ते से हटाने की सारी योजना बताता है और भैरव को अपनी बातों में फंसाकर ये विश्वास दिलाता है कि कैसे रुद्र के जाने के बाद वो इस जायदाद का अकेला मालिक बन जाएगा और कैसे सारे लोग सिर्फ उसी की वाहवाह करेंगे। बेचारा मदन उसके जाल में फंस जाता है। लेकिन जब मदन ये सारी बात भैरव को बता रहा था, तब रुद्र का एक आदमी उनकी सारी बातें सुन लेता है और ये बातें रुद्र को बता देता है। रुद्र को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने मदन को सबक सिखाने की ठान ली। दूसरे दिन मदन और भैरव योजना के मुताबिक रुद्र को एक पहाड़ी पर लेकर गए। मौका देखते ही मदन ने रुद्र को धक्का दिया और पहाड़ी से गिरा दिया। रुद्र पहाड़ी से नीचे गिर गया, लेकिन उस पहाड़ी के नीचे रुद्र के लोग पहले से तैनात थे, जिन्होंने रुद्र को बचा लिया। इस बात से अनजान मदन बहुत खुश हो गया और भैरव से कहा, छोटे मालिक, अपना काम बन गया। रुद्र कहा गया, आज के बाद किसी को पता नहीं चलेगा। आज के बाद सारी जायदाद के मालिक आप है। भैरव भावुक हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। इस मदन की बातों में आकर मैंने अपने ही बड़े भाई को पहाड़ी से गिरा दिया। जिस भाई ने मुझे हमेशा प्यार दिया, मेरी सहायता की, मैंने लालच में आकर उसे ही गवा दिया। अगर मैं रुद्र से ये सारी चीजें मांगता तो वो खुशी खुशी मुझे दे देता। इस मदन की बातों में आकर मैं अंधा हो गया। ये मैंने क्या कर दिया अपने भाई के साथ। जब माँ और पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। ऐसा कहकर भैरव भी उस पहाड़ी से कूद पड़ता है। जैसे ही भैरव पहाड़ी से नीचे कूदता है, रुद्र और उसके आदमी उसे बचा लेते हैं। रुद्र को देखकर भैरव उसे गले लगा लेता है और अपने किए पर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बड़े भैया, मैं वो मदन की बातों में आ गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए मैंने पहाड़ी से कूदना उचित समझा। मैंने आपका विश्वासघात किया है भैया, आप मुझे कड़ी से कड़ी सजा दो। अगर तुम लालची होते तो तुम इस पहाड़ी से कूदते ही नहीं। तुम्हें तुम्हारी गलती समझ आ गई और तुमने पहाड़ी से कूदकर अपनी सजा भी पा ली। भैरव, हमेशा याद रखो, मीठी मीठी बातें करने वाला हर कोई तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं और घर चले जाते हैं। दोनों मिलकर मदन को उस गांव से निकाल देते हैं। जब शिवा और मानसी तीर्थ से लौटकर आते हैं तो उन्हें सारी बात का पता चलता है। सच में मानसी, अगर माँ चाहे तो सौतेले भाइयों को भी सगे भाइयों जैसा बना सकती है। तुमने हमारे बच्चों पर इतने अच्छे संस्कार किए कि दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये सब तुम्हारे संस्कारों की सफलता है। कुछ दिनों बाद शिवा अपने दोनों बेटों की धूमधाम से शादी कर देता है। अब सारा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। भैरव अपने बड़े भाई की हर बात